ईयर 2000 में आर्कटिक ओशियन की गहराइयों में एक हैंड रिटन नोट मिलता है जिसमें इतनी खौफनाक सच्ची कहानी लिखी थी कि हॉलीवुड तक इस पे मूवी बना लेता है। उस दिन ये हुआ था 12 अगस्त 2000 को रशिया के 33 सबसे बेस्ट वॉरशिप बैरन सी में रुकते हैं। ये बैरन सी आर्कटिक ओशियन में 1200 किलोमीटर लंबा बर्फीला सी है, रशिया के बिल्कुल साथ है। और ये 33 शिप इस बैरन सी वाले एरिया में इसलिए आई थी कि इन्होंने बहुत बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज को इधर परफॉर्म करना था। यहाँ पर ये लोग फेक वॉर गेम सिनेरियोस को परफॉर्म करने वाले थे। जैसे इनमें से कुछ शिप प्रिटेंड करेंगी कि वो दुश्मन की शिप्स हैं और बाकी शिप उसको दुश्मन समझकर उस पर मिसाइल अटैक करेंगी। जाहिर सी बात है असल मिसाइल्स और टॉर्पीडो तो ये अपने लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो ये लोग डमी मिसाइल यूज करने वाले थे जो बिल्कुल असल की तरह ही काम करते हैं लेकिन वो फटते नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज थे एडमिरल पॉपअप और वो इन्हीं 33 शिप में से किसी एक में बैठे थे। वो सुबह 9 बजे इसी एरिया में इनकी एक सबमरीन होती है, उसको ऑर्डर देते हैं कि वो 2 डमी टॉर्पीडोज को फायर करें उस प्रिटेंड की हुई एनिमी शिप पर। जैसे ही वो ये ऑर्डर देते हैं तो ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो पूरा दिन और सारी रात वो लोग इन वॉर गेम सिनेरियोस में लगे रहते हैं। इसके अगले दिन जब 24 घंटे गुजर जाते हैं इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को करते हुए, तो इंचार्ज एडमिरल पॉपअप रशियन रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि एक्सरसाइज बिल्कुल सही चल रही है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया था। जब एडमिरल पॉपअप रिपोर्टर्स को फीडबैक दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो उसी टाइम कुछ क्रू मेंबर जो इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में थे उनके फैमिली मेंबर्स को कहीं से खबर मिलती है कि ट्रेनिंग बिल्कुल भी प्लान के मुताबिक नहीं चल रही और एक शिप के साथ कुछ गलत हो गया। लेकिन किसी भी फैमिली मेंबर को इस बात के अलावा कुछ भी नहीं पता था। बेशक उन्होंने ये अफवाह सुनी थी, लेकिन फिर भी जाहिर है उस क्रू के घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो वो सीधा नेवल बेस में कॉलें करना शुरू कर देते हैं कि एटलीस्ट हमें बताओ तो सही क्या हुआ है। तो जो बंदा सुबह से इनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से कॉलें रिसीव कर रहा था, शुरू में तो वो यही बोलता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ घंटे बाद उसके मुंह से भी गलती से सच निकल आता है। वो कहता है हाँ वैसे मैंने भी अफवाह सुनी है कि कुछ उधर गलत हुआ है और शायद ये बात सच भी हो। तो क्रू के फैमिली मेंबर उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि ये बात तो हमें भी पता है, हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन दो। तो वो कहता है इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता और वो फोन काट देता है। फैमिली मेंबर सीधा मीडिया के पास पहुंच जाते हैं और उनको बताते हैं ये सब हो रहा है। तो मीडिया सीधा एडमिरल पॉपअप के पास चला जाता है और उसको बोलता है कि बताओ ये क्या सीन है जो अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन वो मीडिया के एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता। उसका ये अजीब सा बिहेवियर किसी तरह इनके फैमिली मेंबर्स को तसल्ली भी दे रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर एडमिरल पॉपअप इन अफवाहों को इग्नोर करके अभी भी बैरन सी वाले एरिया में ट्रेनिंग को कंटिन्यू करके बैठा है तो वाकई कुछ गलत नहीं हुआ होगा। तो ये पूरा दिन भी इनकी फैमिली और मीडिया बस वेट करते हैं ऑफिशियल्स की तरफ से कोई खबर आने का। तो अगले दिन जब इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट हुए 48 घंटे गुजर चुके थे, तो रशियन ऑफिशियल टीवी पर आते हैं इन अफवाहों के बारे में बताने के लिए। वो कहते हैं हाँ जो आप लोगों ने सुना है वो सच है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कर्स्क जो इनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज की एक सबमरीन थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल मसला आ गया जिसकी वजह से उसको समंदर की गहराइयों में जबरदस्ती रुकना पड़ा है। लेकिन आप लोग टेंशन न लो, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हम लोग उनके साथ रेडियो के जरिए कांटेक्ट में है, अंदर सब कुछ ठीक है। हम लोग एयर और पावर सबमरीन में डाल रहे हैं और बहुत जल्द उसको वापस सरफेस पर ले आएंगे। आप लोगों को इस बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कर्स्क के अंदर जो क्रू था उसके फैमिली मेंबर्स तो पैनिक हो जाते हैं। बेशक गवर्नमेंट पूरी तरह नॉर्मल एक्ट कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, फिर भी उनके फैमिली मेंबर्स को पता था कि सब कुछ ठीक नहीं है, उनके प्यारे समंदर की गहराइयों में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी उनको इस बात की थोड़ी बहुत तसल्ली थी क्योंकि कर्स्क एक बहुत ही स्पेशल और सेफ सबमरीन है। इसको बनाने में रशिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। साइज में ये 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी थी। इसको स्पेशल किस्म के स्टील से बनाया गया था जो इतना ज्यादा मजबूत था कि ये डायरेक्ट टॉर्पीडो बॉम्ब की हिट को बर्दाश्त करके आगे मजे से जा सकती थी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी। इसके साथ ही इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी लगी हुई थी। बस सिंपल ये समझो कि अगर किसी ने समंदर की गहराइयों में फंसना भी है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो कर्स्क में फंसे। ये इतनी सेफ थी तो इनकी फैमिली को इस बात की तसल्ली थी। लेकिन फिर भी 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। रशियन ऑफिसर्स अभी भी टीवी पर यही बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है और बस हम उसको ऊपर ला ही रहे हैं। लेकिन कर्स्क इतने दिन गुजरने के बाद भी सरफेस पर नहीं आती और गवर्नमेंट ना मीडिया को ना उनकी फैमिलीज को कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रही थी। क्रू के फैमिली मेंबर्स फिर से पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर मजीद 1-2 दिन गुजर गए थे, उनके प्यारों का कोई अता पता नहीं था। फिर मीडिया भी अपनी तरफ से जवाब ढूंढना शुरू कर देता है कि क्या वाकई कर्स्क माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से सफर कर रहा है जैसे गवर्नमेंट बता रही है, या फिर कोई सीरियस बात है। इसका जवाब मिलता है 21 अगस्त 2000 को। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट हुए 9 दिन गुजर गए थे। नॉर्वे के डाइवर समंदर की गहराइयों में जाते हैं रिकवरी मिशन में मदद करने के लिए। वो लोग डाइव करके कर्स्क के पास पहुंचते हैं और इस सबमरीन में भी घुस जाते हैं एस्केप हैच के जरिए। एस्केप हैच एक छोटा सा
चेंबर होता है जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन में अंदर और बाहर जाया जा सकता है सबमरीन के बगैर इसको फ्लड किए। और जब ये नॉर्वेजियन डाइवर कर्स के अंदर एंटर होते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। कर्स के अंदर ऐसा क्या हुआ था उसकी असल वजह पे आज भी डिस्कशन होती है, लेकिन सब लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं जो कंपार्टमेंट नंबर 9 में होता है। ये कर्स 9 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड थी। नंबर 1 फ्रंट पे है और नंबर 9 एंड पे है। कर्स के इस 9th कंपार्टमेंट में ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में हमें इसलिए पता है क्योंकि इसके 27 साल के क्रू मेंबर डिमिट्री कलस्निकोव ने हमें बताया। डिमिट्री सबमरीनर्स की फैमिली में पैदा होता है। उसका फादर सबमरीनर था, उसका दादा सबमरीनर था, तो बचपन से इसको नेवी में जाने का बड़ा शौक था। लेट 1990s में वो नेवी में एंटर होता है और उसको कर्स में सर्विस देने का मौका मिलता है। वो इस बात से इतना खुश था कि इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज से 4 महीने पहले वो शादी करता है और अपनी बीवी को इस पूरी सबमरीन का टूर भी देता है। उसकी बीवी इसकी वीडियो बनाती है और ये बड़ा खुश लग रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करें 12 अगस्त 2000 को डिमिट्री और 117 क्रू मेंबर्स इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बैरन सी वाले एरिया में पहुंचते हैं। 11:27 पर कर्स के कैप्टन रेडियो पे एडमिरल पॉपअप को बोलते हैं कि वो 2 डमी टॉर्पीडोज को फायर करने वाले हैं। जब कैप्टन ये इन्फॉर्म करते हैं तो कर्स के फ्रंट पे पहले डमी टॉर्पीडोज पड़े थे। उधर मौजूद बंदे इन 2 फेक टॉर्पीडोज को लोड करना शुरू कर देते हैं। सेम टाइम पे डिमिट्री इस कर्स के 7th कंपार्टमेंट में होता है जिधर इंजन रूम था। डिमिट्री इस पूरे 7th कंपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। जब उधर वो 2 डमी टॉर्पीडोज लोड हो रहे थे तो इधर डिमिट्री और इसके 7 बंदे आपस में बातें कर रहे थे, लिवर्स घुमा रहे थे, तो अचानक उनको बहुत बुरी क्रैश होने की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने सबमरीन को आगे से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया हो। हुआ ये था कि पहले कंपार्टमेंट में असल टॉर्पीडो मेल फंक्शन होकर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जितने जबरदस्त मटेरियल से इस कर्स को बनाया गया था और इसकी बाहर की दीवार जितनी स्ट्रॉन्ग थी तो ये टॉर्पीडो ब्लास्ट इसकी दीवार को पंक्चर नहीं करता। हाँ, डैमेज तो बहुत हो गई थी लेकिन लीकेज शुरू नहीं होती और ना ही ये सबमरीन डूबती है। हाँ, हर तरफ आग जरूर फैल जाती है। डिमिट्री और इसके कंपाउंड वाले ब्लास्ट की वजह से इधर उधर उड़कर गिरते हैं। टिप में अलार्म बज रहे थे, सब पूछ रहे थे क्या हुआ है और हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन डिमिट्री लीड करता और अपने कंपार्टमेंट के बंदों को बताए हुए इमरजेंसी प्रोसीजर को फॉलो करने का बोलता है, जो था अपने कंपाउंड के वाटर टाइट डोर्स को सील कर दो। तो ये लोग 6 कंपार्टमेंट में जाने वाले डोर और 8 कंपार्टमेंट में जाने वाले दोनों डोर्स को सील कर देते हैं। इसके पीछे वजह ये थी कि अगर सबमरीन में कहीं लीकेज हुई है तो अपने कंपार्टमेंट के वाटर टाइट डोर्स को सील करके आप लोग अपने आप को डूबने से बचा सकते हो। जब डिमिट्री और उसके बंदे अपने कंपार्टमेंट के दरवाजों को सील कर रहे थे तो वेंटिलेशन डक्ट से उनको धुआं अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि सबमरीन के अगले हिस्से में बहुत बुरी आग लगी हुई थी। फिर वो अनकंट्रोल्ड फायर वहाँ पे पड़े और टॉर्पीडोज पर भी पहुंच जाती है और वो भी एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो दूसरे ब्लास्ट हुए थे ये सबमरीन की दीवारों को पंक्चर कर देते हैं और आर्टिक ओशियन का पानी अंदर आना शुरू हो गया था। ये ब्लास्ट इतने बुरे थे कि फ्रंट से लेकर दरमियान तक जितने भी लोग थे वो फौरन मर जाते हैं। कुछ लोग ब्लास्ट से मरते हैं तो कुछ लोग फ्रंट वाले हिस्से में डूब कर मरते हैं। जो सबमरीन के आगे वाले हिस्से में पानी अंदर भरना शुरू हो गया था क्योंकि ये ब्लास्ट फ्रंट वाले हिस्से में हुए थे। तो इनमें जो लोग सरवाइव करते हैं वो 6 कंपार्टमेंट से लेकर 9th कंपार्टमेंट तक के लोग होते हैं। तो 7th कंपार्टमेंट में डिमिट्री और बाकी क्रू मेंबर्स भी दूसरे ब्लास्ट से उड़कर इधर उधर गिरते हैं, लेकिन सब लोग जिंदा थे और उनको पता था कि वो कितनी खौफनाक सिचुएशन में है। अगला हिस्सा पूरा ब्लास्ट हो गया था। 11:32 पर यह सबमरीन नीचे की तरफ मुड़ती है और सीधा 350 फीट नीचे ओशियन फ्लोर पर जाकर टकराती है। पहले 2 घंटे का हमें नहीं पता कि कर्स के अंदर क्या हुआ था जब ये ओशियन फ्लोर पर जाकर टकराई थी। हाँ, ये पता है तब इस सबमरीन में पावर थी, अंदर लाइटें भी चल रही थी और एयर प्यूरिफायर भी काम कर रहे थे। हमें ये भी पता है कि पहले 2 घंटे में डिमिट्री और उसके क्रू मेंबर 6 कंपार्टमेंट से दरवाजा पीटने की आवाजें भी सुन रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 6 कंपार्टमेंट और 8 कंपार्टमेंट के दरवाजे सील कर दिए थे। तो डिमिट्री इमरजेंसी प्रोटोकॉल को तोड़कर 6 कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और जो इधर सर्वाइवर्स बचे हुए थे जो दरवाजा पीट रहे थे उनको वो अपने 7th कंपार्टमेंट में बचा कर ले आता है। लेकिन जब डिमिट्री दरवाजा खोलता है और 6 कंपार्टमेंट में देखता है तो इनका कंपार्टमेंट पानी से भर रहा था और उसको पता चल जाता है कि जो लोग इस कंपार्टमेंट से आगे होंगे 5 से लेकर 1 तक वो तो अब तक मर चुके होंगे। दोपहर को 1:30 पर डिमिट्री और 7th कंपार्टमेंट में बैठे उसके बंदे और 6 कंपार्टमेंट से जो सर्वाइवर्स इधर आए थे इन सब लोगों को मजबूरी में 8 कंपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है और उसके बाद 9th कंपार्टमेंट में फ्लडिंग की वजह से। बेशक इन लोगों ने अपने वाटर टाइट डोर्स को सील किया हुआ था लेकिन इतने बुरे ब्लास्ट से अंदर की दीवारों में क्रैक आ गए थे। तो जब एक कंपार्टमेंट पूरा पानी से भर जाता था तो इन क्रैक्स की वजह से वो दूसरे कंपार्टमेंट में भी आना शुरू हो जाता था। डिमिट्री और बाकी लोगों को इसके बारे में पता था। अब जब वो लोग 9th कंपार्टमेंट में पहुंच गए थे तो इसके आगे तो वो लोग बच के कहीं नहीं जा सकते थे। एट दी एंड पानी ने 9th कंपार्टमेंट में भी आना था और अगर इनको जल्द रेस्क्यू ना किया गया तो ये लोग तो गए। ये सिचुएशन बहुत ही खौफनाक थी लेकिन डिमिट्री बिल्कुल काम था, इतना कि वो 9th कंपार्टमेंट में बैठा पेपर निकालता है
ऊपर कोने में डेट और टाइम लिखता है और वो पेपर पे लिखना शुरू कर देता है कि इधर क्या हो रहा है। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और शायद अभी वो और 22 लोग इस 9th कंपार्टमेंट में सरवाइव करते हैं। वो लिखता है कि हम 9th कंपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और रेस्क्यू होने का इंतजार कर रहे हैं। वो ये भी लिखता है कि हम लोगों ने कोशिश की थी एस्केप हैच से निकलने की, लेकिन वो तरीका काम नहीं आया। फिर वो ये नोट को लिखकर फोल्ड करता है और अपनी जेब में डाल लेता है। इसके अगले 1.5 घंटे तक डिमिट्री और बाकी 22 सर्वाइवर इस 9th कंपार्टमेंट में बैठे रहते हैं। तो अचानक बिजली चली जाती है और अंदर बिल्कुल ही घुप अंधेरा हो जाता है, इतना कि अपने मुंह के करीब हाथ भी दिखाई नहीं देता। पावर गई तो अब अंदर का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब कंपार्टमेंट नंबर 9 की दीवारों के क्रैक से भी पानी अंदर की तरफ आना शुरू हो गया था। तो डिमिट्री और बाकी क्रू मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि बस थोड़ी देर में ये कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाएगा और ये लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते। फिर इस 9th कंपार्टमेंट में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। डिमिट्री दोबारा से पेपर अपनी जेब से निकालता है और बड़ी मुश्किल से वो गुप्त अंधेरे में इस नोट पर लिखता है, मैं बिल्कुल अंधेरे में ये लिख रहा हूँ, जिसका मतलब था अंदर लाइट नहीं है। डिमिट्री लिखता है उसको लगता है कि वो अब नहीं बचेगा और यहाँ पर भी सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम में से कोई बंदा सरवाइव नहीं करेगा। और फिर नीचे वाली साइड पर डिमिट्री अपनी बीवी और फैमिली के लिए प्यार भरे मैसेज लिखता है, एक आखिरी बार अलविदा करता है और उसकी आखिरी लाइन थी, उदास होने की जरूरत नहीं है केलिस्निकोव। फिर वो नोट को फोल्ड करके वापस अपनी पॉकेट में डालता है। फिर ग्रुप अंधेरे में अंदर आते पानी की आवाज सुन रहा था और वो और बाकी 22 क्रू मेंबर्स मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि डिमिट्री और बाकी लोग कितनी देर तक कंपार्टमेंट में जिंदा रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि कर्स्क पहले एक्सप्लोजन के 8 घंटे बाद ही पूरी तरह फ्लड से भर गई थी। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में दुख की बात यह है कि डिमिट्री और इन 22 क्रू मेंबर्स को तो बचाया जा सकता था अगर रशिया इस केस में थोड़ा जल्दबाजी दिखाता। और जो बाद में कर्स्क के अंदर धमाके हुए थे उनको तो इसके साथ वाली शिप्स ने भी सुना था, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। और इवन शाम को जाकर इनको पता चलता है कि कर्स्क के साथ कोई मसला हो गया है और इसके भी कई घंटे बाद जाकर नीचे वो सबमर्सिबल भेजते हैं, लेकिन वो भी एस्केप हैच के साथ अटैच ही नहीं हो रही थी कि बचे हुए सर्वाइवर उसके अंदर एंटर हो जाएं। कई दिन तक ये लोग कोशिश करते रहते हैं, नाकाम रहते हैं और इवन नॉर्वे और ब्रिटेन भी मदद करने का कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं इस रिकवरी एफर्ट्स में, लेकिन रशिया उनको बार बार मना कर देता है और 9 दिन के बाद जाकर ये फौरन एड लेते हैं और नॉर्वे के डाइवर्स उस एस्केप हैच के अंदर जाते हैं और तब तक पूरी सबमरीन पानी से भरी हुई थी और हर तरफ लाशें तैर रही थी और वहीं पे ही उनको डिमिट्री की बॉडी मिलती है जिसकी जेब में ये नोट था।